हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं ये पार्टिकल क्या होता है। देखो, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, बस, बुक, ट्रक एंड सो ऑन। ओके, तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है? देखो, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उस पे भी लगने वाले फोर्सेस अगर उनका सम 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि जब भी किसी पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं, अगर उनका सम 0 है तो मतलब वो पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, उससे हम नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, टोटल फोर्स भी बोल सकते हैं और नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और डीपली समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेती हूँ। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। मैंने यहाँ बुक बना ली, बुक का मास है और ये क्या है? टेबल। ओके, अब यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। पार्टिकल क्या है इसके अंदर? बुक। तो मतलब हमें चेक करना है कि बुक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब भी उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं अगर उनका सम 0 है, इट मीन्स पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि आखिर इस बुक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फिर उसके बाद हम उन फोर्सेस का सम निकालेंगे। अगर उसका सम 0 आता है, इसका मतलब वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है। वो बुक टेबल पे रेस्ट पे है ही क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होती तो बुक तो हवा में उड़ने लग जाती। इसका मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटी क्या कर रही है? बुक पे फोर्स लगा रही। दैट्स वाई बुक क्या है? उस टेबल पे पड़ी है। तो मतलब एक फोर्स यहाँ से हमने क्या निकाला? फोर्स बाय ग्रेविटी। ओके, एक फोर्स हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखते हैं क्या ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ तो देख लिया, क्या कोई ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स? देखो, एक एग्जांपल के थ्रू में अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मेरे हाथ में एक रिमोट है ये। ठीक है, इसको समझ लो मेरे हाथ को टेबल और रिमोट को समझ लो बुक। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। अगर ग्रेविटी ना होती तो बुक, ये रिमोट क्या होता? ऐसे हवा में उड़ने लग जाता। राइट, तभी करके तो ये पड़ा है मेरे हाथ में, क्योंकि नीचे से क्या कर रही है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देख रहे हो मुझे ना इसका वेट फील हो रहा है अपने हाथ पे। क्यों फील हो रहा है? इसका वेट मैं फील कर पा रही हूँ अपने हाथ में। क्यों? दबाव पड़ रहा है ना, मेरे हाथ को दबा रहा है ये। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिमोट मेरे हाथ पे क्या कर लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स अगर ये रिमोट मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है तो मेरा हाथ भी इस रिमोट पे क्या लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर ये बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, तो टेबल भी इस बुक पे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उस पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब दूसरा फोर्स क्या आ गया यहाँ पर? फोर्स बाय टेबल ऑन बुक। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने यहाँ पर फोर्सेस निकाल लिए कि ये फोर्सेस में निकल रहे हैं। अब इनका सम निकाल के देख लेते हैं। अगर सम 0 आया, इसका मतलब वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स बाय टेबल ऑन बुक इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अभी बताया ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट के लिए मैंने यहाँ पर फोर्स बाय ग्रेविटी के पीछे क्या लगाया? नेगेटिव का साइन। ओके, तो बस अब तो फोर्सेस का मुझे नेट फोर्स निकालना है। फोर्स बाय टेबल ऑन बुक प्लस फोर्स बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। तो मेरा नेट फोर्स कितना निकल आएगा?
नेट फोर्स क्या निकल आया मेरा 0। इट मींस जो बुक है उस पे क्या है, बुक क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जितने भी उस पे फोर्स लग रहे थे मैंने उसका सम निकाला, सम उसका 0 आया। इट मींस वो पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बुक इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके तो अब करते हैं एक और एग्जाम्पल, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है। सपोज ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या पड़ा है, सरफेस पे पड़ा है। दिस इज सरफेस एंड दिस इज ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, एक तरफ से एक पर्सन है, राइट हैंड साइड एक पर्सन है, उसका नाम क्या है, एक्स पर्सन है। वो 40 न्यूटन का उस ब्लॉक पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। लेफ्ट साइड में एक और पर्सन है, वो वाई पर्सन है, वो भी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक ब्लॉक पड़ा है सरफेस पे, दोनों तरफ से दोनों लोग एक ही सेम टाइप का फोर्स लगा रहे हैं। वो भी 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और वो भी 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक यहाँ पर पर्सन खड़ा है, एक यहाँ पर पर्सन खड़ा है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या वाई एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर हम उसका सम निकालेंगे, अगर उनका सम, उन फोर्सेस का सम 0 आया, इसका मतलब वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। पर हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि आखिर उस ब्लॉक पे कौन कौन से कितने फोर्स लग रहे हैं। एक्स एक्सिस पे लग रहे हैं, अब हम चेक करेंगे कि वाई एक्सिस पे लग भी रहे हैं या नहीं, जैसे हमने बुक में चेक किया था। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो देखो एक ब्लॉक सरफेस पे पड़ा है, पड़ा ही क्यों है, दबाव डाल रहा है ना वो ब्लॉक सरफेस पे, क्यों पड़ा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी ना होती तो ब्लॉक क्या होता, हवा में उड़ने लग जाता। तो मतलब एक फोर्स तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स बाय ग्रेविटी। क्लियर, एक फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स बाय ग्रेविटी। अब देखो क्या ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा है, तो सेम चीज, अगर ये ब्लॉक सरफेस पे फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, दबाया ना इसने अर्थ को, तो जैसे ही इस ब्लॉक ने इस सरफेस पे फोर्स डाला ड्यू टू ग्रेविटी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये सरफेस भी इस ब्लॉक पे क्या डालेगा, ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालेगा। तो एक फोर्स यहाँ पर क्या आ गया, फोर्स बाय अर्थ ऑन बुक, सॉरी ब्लॉक। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ से देख लिया है कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब इन फोर्सेस का सम निकालेंगे, सम 0 आया, इसका मतलब ये पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस का देख लेते हैं, फिर वाई एक्सिस का देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो ऐसे ना थोड़ा मेसी हो जाएगा काम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस में, ब्लॉक के एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन एक्स डायरेक्शन कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्स पर्सन फोर्स लगा रहा है और एक वाई पर्सन है। तो फोर्स बाय एक्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, एक्स पर्सन है, 40 न्यूटन फोर्स लगाया राइट साइड, और एक और पर्सन है वाई। फोर्स बाय वाई ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू -40 न्यूटन। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। यहाँ पर माइनस के यहाँ आते हैं और यहाँ पॉजिटिव के आते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर है कि ये इधर से फोर्स लगा रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव में, और ये इधर से लगा रहा है तो मतलब ये नेगेटिव में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया। अब इनका नेट फोर्स हम निकालेंगे। नेट फोर्स is equal to 40 plus is equal to 0। ठीक है, मतलब x की डायरेक्शन में जब हमने नेट फोर्स निकाला है तो क्या सम आया मेरा, 0। ठीक है, मतलब x की डायरेक्शन में तो ये 0 आ रहा है। अब देखते हैं कि y की डायरेक्शन में 0 आ भी रहा है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इन y डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी और अर्थ ऑन बुक, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो वो फोर्सेस क्या लग रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अभी मैंने आपको बताया है। तो फोर्स बाय अर्थ ऑन ब्लॉक इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, तो नेगेटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल भी है ये दोनों फोर्स और ऑपोजिट भी है। क्लियर, अब इनका नेट फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा यहाँ नेट फोर्स क्या आ गया, एक्स की डायरेक्शन में
सॉरी y की डायरेक्शन में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इनके टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे कि फोर्स, नेट फोर्स क्या आ गया इसके अंदर, नेट फोर्स x की डायरेक्शन में प्लस नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। टोटल नंबर ऑफ नेट फोर्स मेरा क्या आ गया, x और y की डायरेक्शन में 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे क्या है, मतलब ये पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप देख सकते हो इन दोनों एग्जांपल्स में मेरी एक चीज कॉमन थी कि मेरे पार्टिकल क्या थे, रेस्ट पे थे। फर्स्ट एग्जांपल में मेरी बुक क्या था, पार्टिकल वो भी रेस्ट पे था। सेकंड एग्जांपल में मेरा ब्लॉक रेस्ट पे है। ठीक है, अब कहीं को कंफ्यूजन होगी, इस पे तो फोर्सेस लग रहे हैं। देखो वो फोर्सेस क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। मतलब x भी 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और y भी 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो सेम फोर्सेस लगाने की वजह से मेरा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे आ गया। सपोज एक पेन है, उसको मैं राइट और लेफ्ट साइड से सेम फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है ना। अगर मैं राइट साइड से इस साइड से ज्यादा लगाऊंगी तो छूट जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर है। तो क्या मैं इन दोनों एग्जांपल्स को देखकर ये कह सकती हूँ कि अगर मेरा कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे होगा, क्या वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा? तो ये चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो क्या फॉर्मूला था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहीं को कंफ्यूजन होगी, नेट फोर्स के लिए, क्योंकि अभी तक मैं नेट फोर्स की ही बात कर रही हूँ और मैं नेट फोर्स से ही तो मैं चेक करूंगी क्या कोई भी पार्टिकल हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा जब वो रेस्ट पे होगा, या फिर ऐसा कोई और केस है जिस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ पार्टिकल अगर इस पोजिशन में होगा तब भी हम पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नेट फोर्स लिया चेक करने के लिए। क्लियर? तो नेट फोर्स यहाँ पर मैंने ले लिया 0। ओके, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स तो होता ही 0 है। ओके, अब यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई जिसको मुझे सेटिस्फाई करना है। मतलब यहाँ पर 0 है अगर लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे राइट हैंड साइड भी ऐसा सोल्व करके 0 लाना है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, मास इनटू, थोड़ा रिवर्स करके लिख देती हूँ। क्लियर? तो क्या करें, एक ऑप्शन तो ये है कि मास और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 हो जाएंगे तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन मास तो कभी 0 नहीं हो सकता, पार्टिकल का कुछ तो मास होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन 0। क्लियर? अगर मास सपोज होता भी सही, सपोज यहाँ पर मास गिवन होता मुझे 60, तो 60 अगर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या होता, डिवाइड में 0/60 क्या हो जाता, 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे आपका आंसर तो 0 ही आएगा। तो बचता क्या मेरा, एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज इक्वल टू 0। ओके, अब फिर मेरे सामने एक इक्वेशन आ गई जिसको मुझे सेटिस्फाई करना है। क्या करना है कि यहाँ पर अगर 0 है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या करें, देखो टाइम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, सपोज फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर 40/0, मेरी सपोज यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको 40/0 है, तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में टाइम जो है वो 0 नहीं हो सकता, हम 0 यहाँ पर नहीं लेंगे, ऐसे तो मेरी इक्वेशन तो नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर? तो टाइम को हम 0 नहीं ले सकते। तो और कौन सा केस है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। क्या करें, एक केस ये है कि मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या हो, 0 हो। 0 को डिवाइड करोगे टाइम से, सपोज मेरा टाइम 50 है, तो 0/50 क्या आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 से तो आंसर आपका 0 आएगा। इट मीन्स एक केस ऐसा है जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हो सकती है, सेटिस्फाई। कौन सा केस, कि मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो, दोनों की 0। क्लियर? फर्स्ट केस हो गया। कोमा सेकंड केस क्या है कि जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाए, या तो मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम हो। सपोज फाइनल वेलोसिटी मेरी 40 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 40 है,
तब भी यहाँ पर आंसर 0 आएगा। 40 माइनस 40 0, 0 बाय टाइम सपोज 50 है तो 0 बाय 50 0। तो मतलब एक केस ये भी है जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। कौन सा केस, कि मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो, सेम हो। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 40। क्लियर। अब ये दोनों केस निकल के आए, ये केस की जो कंडीशन है ये क्या कहना चाह रही है मेरे को, मैंने नेट फोर्स 0 लिया तो मतलब ये दो केस निकल आए। एक केस निकल के आया कि मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 के, 0 के इक्वल है। इसका मतलब मेरा पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे। क्लियर। सेकंड केस क्या है कि मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मैं अपने घर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला के गई हूँ, 2 घंटे बाद मेरी उतनी ही स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ना मेरी कार में स्पीड ज़्यादा हुई है ना कम हुई है, सेम स्पीड से चल रही हूँ। इट मीन्स पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर भी है, क्योंकि इनका सम देख सकते हो आप 0 निकल के आ रहा है, इसका सम भी 0 निकल के आ रहा है, रेस्ट पे है। इसका सम 0 तब निकल के आ रहा है जब इन दोनों की जो वैल्यू है, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर इन दोनों का सम रेस्ट पे क्यों आया, क्योंकि ये 0 है, 0 सम निकल के आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू 0 लेने से इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। और यहाँ पर भी मेरा सम 0 निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो पार्टिकल है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर। नेट फोर्स लेने से ये सब मेरे दो कंडीशन निकल के आया है। तो यहां पर मैं कह सकती हूं व्हेन अ पार्टिकल is in equilibrium, then particle is either at rest or यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो ये आपने चेक कर लिया कि अगर कोई मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी हम उसे इक्विलिब्रियम पे कहेंगे कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और अगर मेरा पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। और ये हम कैसे सोल्व कर पाए, नेट फोर्स लेके। नेट फोर्स मैंने 0 लिया ना, तभी करके हम इसको सोल्व कर पाए, निकाल पाए ये दो कंडीशंस। क्लियर। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 4.6। A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take gravity is equal to 10 meter per second square. Neglect the mass of the rope. तो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको ना एक स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। अभी यहाँ तक समझते हैं कि एक छत है, सीलिंग माने एक छत है, छत से ना एक रस्सी बंधी हुई है, और उस रस्सी की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2 मीटर। देखो स्टार्टिंग पॉइंट जो रस्सी का है वो छत से बंधी हुई है, लेकिन रस्सी का जो एंड पॉइंट है, रस्सी के एंड पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया गया है, वो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 6 kg, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप एज शोन। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब क्या हुआ कि 50 न्यूटन का ना फोर्स लगाया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। कहां पर लगाया गया, रस्सी के बिल्कुल बीचों बीच। इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप। रस्सी के बिल्कुल बीचों बीच 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और रस्सी के बीच वाले मिड पॉइंट को यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया, पी वाला पॉइंट। ठीक है। अब देखो रस्सी बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जब उस पर 50 न्यूटन का रस्सी के बीचों बीच फोर्स लगाया गया तो रस्सी ऐसे मुड़ गई, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, ऐसे कुछ इस तरह से मुड़ गई ना। पहले इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसी थी, कि डॉट्स लगाने का मतलब है कि रस्सी की इनिशियल पोजीशन कुछ सीधी थी, लेकिन जब उस पर फोर्स लगाया गया तो रस्सी कुछ इस टाइप से मुड़ गई।
क्लियर। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, तो हमें निकालना क्या है कि रस्सी की जो इनिशियल पोजीशन थी और जब उस पे फोर्स लगाया गया तो रस्सी कुछ इस तरह से मुड़ गई, उसके बीच में जो एंगल बना थीटा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, जो रस्सी है वो वर्टिकली क्या बना रही है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको अभी बताया है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जिस भी पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो अगर उनका सम जीरो है इट मीन्स वो पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि रस्सी क्या है, इक्विलिब्रियम में। टेक ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रोप। देखो अब इसको आप ना डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना एक से ज्यादा पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रही है। एक फोर्स तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रही है, आपके यूनिवर्स में जितनी भी चीज है उन पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटी ना होती तो वो चीजें हवा में उड़ने लग जाती, राइट। तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ से यहाँ पर क्या लगा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स यहाँ पर 50 न्यूटन का लगा रहा है। तो जब एक से ज्यादा पॉइंट्स पे फोर्सेस लगते हैं ना, यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम्स का यूज करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स में क्या होता है, इसमें हम अलग अलग पॉइंट को पिक करके उन पे फोर्सेस देखेंगे। अब देखो एक फोर्स यहाँ लग रहा है ग्रेविटी का और एक फोर्स, मतलब पहले मैं इसको पकड़ूंगी, यहाँ पर करूंगी, पहले इस फोर्स को पिक करूंगी, फिर इस पे कैलकुलेशन करूंगी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर ये फोर्स लग रहा है, फिर इसको अलग यहाँ पर बनाऊंगी, फिर इसमें देखूंगी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले को उठाते हैं, यहाँ पर मैंने यही मास बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अब देखो वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे तो आना चाह रहा है, ग्रेविटी उसे खींच तो रही है कि तू नीचे आ जा, लेकिन वो नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसे रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है, मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और रस्सी उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ जाने से रोक रही है, और ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन। रस्सी में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। क्लियर। तो ये कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा है कि ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई रस्सी पर नीचे की तरफ, तो रस्सी ने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक पॉइंट फोर्स का मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरा पॉइंट मेरा कहाँ लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है ना, अब मैं इसको अलग कैलकुलेट करूंगी। तो मतलब ये मेरा क्या था, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या था, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको अलग यहाँ पर बना लेती हूँ। तो अब ये आधा मैंने ये वाले पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा था इसको मैंने यहाँ पर बना लिया। सेम चीज नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ रस्सी उसको खींच रही है, और रस्सी में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। T2 लिख दिया मैंने। क्लियर। अब देखो ये तो था सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम और ये था फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम उठाएंगे, उसमें कैलकुलेशंस करेंगे, सेकंड उठाएंगे, सेकंड में कैलकुलेशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, T1। अब क्या करें, अब देखो फोर्सेस तो मैंने कैलकुलेट कर लिए कि नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। अब मैं क्या करूं इन फोर्सेस का, मतलब सम करूं, किसके इक्वल रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन है कि व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, कि जो रस्सी है वो इक्विलिब्रियम बना रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब वर्टिकली इक्विलिब्रियम बना रही है, कि रस्सी पे लगने वाले जो फोर्सेस है उनका सम जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जिस भी पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं अगर उनका सम जीरो है इट मींस वो क्या है, इक्विलिब्रियम। मतलब मैं इन फोर्सेस का सम निकालूंगी और उसको किसके इक्वल रखूंगी, जीरो के। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो T1 प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, देखो अब हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में तो लिख दिया, अब ना हम इसे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में देखेंगे। वो कैसे, देखो मैग्नीट्यूड में वैल्यू रहती है और डायरेक्शन में डायरेक्शन नहीं रहती, एक्स और वाई की डायरेक्शन। अब T1 की मैग्नीट्यूड, T1 की वैल्यू क्या मुझे पता है, नहीं पता, तो लिख दो यहाँ पर T1 लिख दिया मैंने। क्या मुझे T1 की डायरेक्शन पता है, T1 की क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है ना, प्लस y की डायरेक्शन में, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में, तो ऊपर पीछे पॉजिटिव का साइन। ठीक है, तो अब प्लस आगे। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी में मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, मास इनटू ग्रेविटी। ओके, अब मास इनटू ग्रेविटी, डायरेक्शन क्या है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की, कौन सी डायरेक्शन है, माइनस y की डायरेक्शन में है ना, तो पीछे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे।
T1 मास कितना है मेरा 6 kg, 6 इंटू ग्रेविटी मुझे गिवन है, यहाँ पर 10 गिवन है, इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको आगे सोल्व कर रही हूँ। T1 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, T1 इज इक्वल टू माइनस का 60 उस जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ये मेरा आंसर आ गया, 60 न्यूटन का फोर्स जो है वो रस्सी ऊपर से लगा रही थी। ओके, तो अब ये तो बात थी फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम की। अब मैं सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम नेक्स्ट पेज पे आपको कराती हूँ। एंड वन मोर थिंग, कईयों को कंफ्यूजन होगी कि फोर्स बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मैंने लिखा मास इनटू ग्रेविटी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर कैलकुलेट करती हूँ। तो सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखो सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वो क्यों? देखो यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, पर ये लाइन कौन सी है? ना ये एक्स है ना वाई है, क्या करें समझ ही नहीं पा रहे ये टेढ़ी लाइन कौन सी है। अब एक्स और वाई का तो पता है, ये टेढ़ी लाइन कौन सी है? तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इस लाइन में से ना, इस लाइन के ना टुकड़े कर लेंगे। अगर मैं इजी लैंग्वेज में करूं, इस लाइन के टुकड़े कर लेंगे, वो भी दो, एक टुकड़ा x का कर लेंगे और एक टुकड़ा y का कर लेंगे। तो इस केस को हम कहते हैं रिजोल्व करना, कि किसी भी एक टेढ़ी लाइन को मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेक करके x और y में रख रही हूँ, और उस केस को मैं क्या कहूँगी, रिजोल्व। कि इसी लाइन में से मैंने y निकाल लिया, यहाँ पर y निकाल लिया, और इसी लाइन में से मैंने x को ब्रेक कर लिया। ओके, ब्रेक किया समझो मैंने उसको, इजी लैंग्वेज में कहे। और बीच में तो था ही थीटा, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो जिस लाइन पे थीटा होता है वो वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, T2 कोस थीटा, और जिस लाइन पे नहीं है, जैसे इस लाइन पे नहीं है, उसको हम कहेंगे T2 साइन थीटा। ओके, अब मेरे फोर्सेस निकल आए एक्स और वाई की डायरेक्शन में। जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करा था हमने विद द हेल्प ऑफ रिजोल्व ये कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन में कैलकुलेशंस करते हैं। तो इन सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में कौन कौन से मेरे फोर्सेस हैं? अब देखो x की डायरेक्शन में मेरे कौन कौन से हैं, T2 साइन थीटा और 50 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि हम वेक्टर की फॉर्म में ना देकर इसको किसकी फॉर्म में देखेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में। क्या मुझे T2 साइन थीटा का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड में क्या आती है वैल्यू, क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? नहीं पता, तो एज इट इज यही आएगा। क्या मुझे T2 साइन थीटा की डायरेक्शन पता है? हाँ, माइनस x की डायरेक्शन में, तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस T2 साइन थीटा प्लस 50 न्यूटन। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि 50 न्यूटन क्या है, पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, और उन फोर्सेस का सम क्या होगा, 0। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस T2 साइन थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो माइनस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का 50 है, उधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, T2 साइन थीटा इज इक्वल टू 50। क्लियर? अभी x की डायरेक्शन थी, अब y की डायरेक्शन में कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो फॉर y डायरेक्शन, y की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, T2 कोस थीटा और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सेम चीज हम इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में देखें। मुझे T2 कोस थीटा का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, क्या मुझे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो पता है, mg मैग्नीट्यूड पता है उसका, लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस y की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 कोस थीटा माइनस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। 0 पता है क्यों आया, क्योंकि सम 0 क्यों लिखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमें बोला गया है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर T2 कोस थीटा माइनस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मास इनटू ग्रेविटी। और मास इनटू ग्रेविटी अब हमें कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ मास इनटू ग्रेविटी। मास था मेरा 6, ग्रेविटी थी 10, तो मेरा आंसर क्या है, माइनस 60। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आई होप आप समझ ही जाओगे ये सब। तो और T2 कोस थीटा
माइनस का 60 है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। बट थीटा तो निकला ही नहीं जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था, जिसके लिए हम इतना बड़ा ये कर रहे हैं, थीटा तो निकला ही नहीं, क्या करें। अब देखो मेरी ना दो इक्वेशन निकल के आई है सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम में, एक तो ये इक्वेशन निकल आई एक्स की डायरेक्शन में और एक ये। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ना कंबाइन कर देंगे। कंबाइन में क्या होगा कि राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करूंगी ताकि मेरा थीटा निकल आए। तो क्या मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, T2 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 और सेकंड क्या है T2 कोस थीटा इज इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे। T2 कोस थीटा इज इक्वल टू 50 बाय 60। अब T2 से T2 कैंसिल, साइन थीटा बोल में कोस थीटा कितना आ गया मेरा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 5 बाय 6। थीटा भी नहीं निकला, लेकिन थीटा के साथ लगा क्या हुआ है tan, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, ये आपको पता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 6। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। थीटा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था हमें वो निकाल दिया। हमें निकालना क्या था, थीटा। थीटा क्या कि रस्सी की इनिशियल पोजीशन सीधी थी, लेकिन जब उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो रस्सी कुछ इस तरह से मुड़ गई। आप कुछ सोचो, ऐसे फोर्स लगाओगे रस्सी कुछ इस तरह से मुड़ गई। तो इनिशियल पोजिशन और फोर्स लगाने के बाद के बीच में जो एंगल बना उसे हमने थीटा बोला, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आई नो आपके एनसीईआरटी बुक में 40 डिग्रीज का आंसर गिवन है, बट आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 40 डिग्री ही आएगा। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।